भरतपुर में एक नोबेल ने तबाही मचा रखी थी। जो भी उस नावेल को पढ़ता उसकी मौत हो जाती। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही है। जब शेर सिंह को लगा कि वह इस केस को नहीं सुलझा पाएगा, तो उसने बुलाया डिटेक्टिव सोमदत्त को, जो भूतों का नाश करता था। तो क्या सोमदत्त कामयाब हुआ, या फिर सोमदत्त ने कुछ ऐसा किया जिसने भरतपुर को ही खतरे में डाल दिया? भाग 1। भरतपुर थाना। यहाँ के इंचार्ज इंस्पेक्टर शेर सिंह थे। देखने में काफी तगड़े और अच्छी खासी पर्सनैलिटी। हल्का सांवला रंग, चेहरे पर रोआबदार मूंछ, लंबाई करीब 6 फुट, उम्र करीब 30 साल। अपने कुर्सी पर बैठकर फाइलों में उलझे हुए थे। तभी एक पतला दुबला सा पर अच्छी कदकाठी का एक हवलदार वहां आया। उसका नाम राम सिंह था। आते ही वो सैल्यूट करते हुए बोला, सर रात के 2 बज चुके हैं, क्या आज आपको घर नहीं जाना है? शेर सिंह ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं राम सिंह, मैं एक केस की फाइल पढ़ रहा हूं। इसको खत्म किए बिना मैं घर नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, एक गर्मा गर्म चाय ले आओ, ताकि दिमाग थोड़ा तारोताजा हो जाए। राम सिंह ने हाँ में सर हिलाया, फिर वहां से चला गया। शेर सिंह वापस से फाइलों में गुम हो चुका था। तभी थाने के फोन की घंटी बज उठी। फोन थानेदार शेर सिंह ने उठाया। उधर से एक औरत की रोती हुई आवाज आई, सर आप जल्दी आ जाइए, मेरे पति विजय कुमार की मौत हो चुकी है। ये सुनकर शेर सिंह चौंक उठा था। उसने उस औरत से कहा, मुझे अपना पता नोट करवाइए। उस औरत ने रोते हुए अपना पता नोट करवाया। फिर शेर सिंह ने हवलदार राम सिंह को आवाज लगाकर बुलाया, राम सिंह जल्दी से जीप निकालो, हमें एक जगह पहुंचना है। राम सिंह जल्दी से बाहर की तरफ भागा। इधर शेर सिंह भी उसके साथ बाहर की तरफ भागा। जल्द ही वे लोग उस पते पर पहुंच चुके थे। वहां पहले से ही बाहर काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। शेर सिंह हवलदार के साथ घर के अंदर पहुंचे। वहां मृतक की बीवी और सुपुत्री पहले से ही मौजूद थे। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। शेर सिंह ने उन्हें सांत्वना देकर चुप कराया और पूछा, ये हादसा कैसे हुआ? तब मृतक की पत्नी ने रोते हुए कहा, मैं आज अपने बेटी के कमरे में सोई हुई थी। मैं जब सोने गई तब ये एक नॉवेल पढ़ रहे थे, जिसे वो आज ही खरीद कर लाए थे। शेर सिंह ने आगे पूछा, आप कितने बजे सोने गई थी? महिला ने जवाब दिया, मैं करीब रात को 11 बजे सोने गई थी। जब रात को 1 बजे मेरी आंख खुली तो उनके कमरे की लाइट जल ही रही थी। तो मैं उन्हें देखने गई, पर वो अपने कुर्सी से नीचे गिरे हुए थे। जब मैंने उन्हें छुआ तो उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था और सांस नहीं चल रही थी। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया। डॉक्टर साहब ने आकर चेक किया तो इनकी मौत हो चुकी थी। वो फिर से रोने लगी थी। फिर शेर सिंह ने पूरे घर की तलाशी ली तो कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कत्ल का कुछ सबूत मिले। कुछ देर बाद फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लग गई। कुछ दिनों के बाद फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ हो गया था कि हार्ट अटैक से मौत हुई थी। पर शेर सिंह काफी चिंतित थे। हवलदार राम सिंह ने पूछा, सर आप काफी टेंशन में लग रहे हैं, क्या बात है? शेर सिंह ने कहा, मैं उस रात हुए विजय कुमार की मौत से चिंतित हूं। राम सिंह ने कहा, पर सर उसकी तो हार्ट अटैक से मौत हुई है ना? हाँ राम सिंह, उसकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई है, लेकिन ये इस हफ्ते की 5वीं मौत है और मुझे कुछ तो एबनॉर्मल लग रहा है। सभी मौतें एक दूसरे से कनेक्टेड लग रहे हैं। दिनांक 13 दिसंबर विजय कुमार के मौत के कुछ दिनों बाद मनोज, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था, राजन बुक शॉप से एक नॉवेल खरीद कर लाया था। उस समय रात के 11 बज रहे थे। मनोज पूरे जोश में था कि वो उस डरावनी नॉवेल को पढ़कर ही रहेगा। इसके लिए उसने अपने दोस्तों से एक शर्त भी लगा रखी है कि वो रात भर में पूरी नॉवेल पढ़कर उसकी स्टोरी सुबह अपने दोस्तों को सुनाएगा। पूरे 10,000 की शर्त थी तो एक्साइटमेंट और फियर दोनों ही था। वह नॉवेल को हाथ में लिए सोच रहा था, बेटा मनोज, आज तुझे ये शर्त जीतनी ही पड़ेगी, क्योंकि 10,000 का सवाल है। तो ले हनुमान जी का नाम और पढ़ डाल इस नॉवेल को। पर तभी उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगी थी। बाहर तेज हवाएं चलने लगी थी, जिससे उसके कमरे की खिड़की के कपाट खुल बंद हो रहे थे। ये देखकर वह सोचने लगा, क्या वास्तव में ये कोई मनहूस नॉवेल है जैसा कि मैंने सुना है? क्या मुझे इसे पढ़ना चाहिए? यही सब विचार मन लिए मनोज घबरा रहा था। पर तभी उसके मन में विचार आया, पर मुझे ये किताब आज पढ़नी ही होगी, वरना पूरे 10,000 रुपए भी हाथ से निकल जाएंगे। तो ले बजरंगबली का नाम और हो जा शुरू, कामयाबी जरूर मिलेगी। और हनुमान जी का नाम लेकर मनोज ने नॉवेल का पहला पृष्ठ खोल दिया था। नॉवेल का शीर्षक था हॉरर स्टोरी। उसमें मोटे अक्षरों में एक चेतावनी लिखी हुई थी, अगला पन्ना पलटने से पहले सावधान, कहीं ये आपकी आखिरी रात ना हो जाए। पर मनोज ने हिम्मत जुटाकर अगला पन्ना पलट ही दिया।
पर आगे क्या हुआ? क्या मनोज की भी मौत हो गई, या हुआ कुछ चमत्कार? क्या था उस हॉरर स्टोरी का राज? कौन खोलेगा ये राज? जानने के लिए सुनते रहिए द नॉवेल भाग 2। मनोज ने वो पृष्ठ पलट दी थी, पर जब उसकी नजर अगले पन्ने पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वो मुंह फाड़ते हुए बोला, ये क्या बकवास है? नॉवेल तो पूरा कोरा है। पब्लिशर ने क्या बेवकूफ बनाया है? मेरे तो पूरे 200 रुपए बर्बाद हो गए, हद है। मनोज अपसेट हो गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि अब वो शर्त भी नहीं जीत पाएगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कोरी किताब क्यों बेचेगा। कहीं इसके प्रिंटिंग में कोई गलती तो नहीं हो गई है। मुझे बुकशॉप वाले भैया से बात करनी होगी। पर जो भी हो, मेरे तो पूरे 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, और मेरे दोस्त मेरी जान लेंगे सो अलग। वो गुस्से से बड़बड़ा रहा था। तभी उसे अपने कमरे के वातावरण में कुछ बदलाव महसूस हुआ। एक अजीब सा दुर्गंध उसके नथुने सड़ा रहा था। धीरे धीरे वो दुर्गंध पूरे कमरे में फैलने लगा। पूरा कमरा उस अजीब से दुर्गंध से भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसपास कोई सड़ी हुई लाश हो। उस दुर्गंध से मनोज विचलित हो उठा। मन ही मन सोचने लगा, ये कैसी बदबू आ रही है, जैसे कोई चूहा मरा हो। क्या मैंने बहुत दिनों से कमरे की सफाई नहीं की है? मनोज ने तुरंत खिड़की खोलने की कोशिश की, पर खिड़की नहीं खुली। शायद जाम हो गई थी। तभी कमरे की लाइट भी चली गई। अब इस लाइट को क्या हो गया? ये भरतपुर का भी अजीब सिस्टम है। जब देखो लाइट गुल हो जाती है। शायद मुझे फ्यूज को चेक करना चाहिए। हो सकता है घर का फ्यूज उड़ा हो। वो फ्यूज की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मनोज को लगा जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा हो। पर जब वो पलटा तो कोई वहां नहीं था। वो काफी डर गया था। मन ही मन सोचने लगा, शायद यह मेरा वहम रहा होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे फ्यूज को चेक करना चाहिए। वो फ्यूज बदलने के लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ जैसे कि उसका शरीर बहुत भारी हो गया हो। कोई उसके कंधे पर खड़ा हो। अचानक से वो सड़ी हुई सी दुर्गंध और भी बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो दुर्गंध उसके ही शरीर से आ रही थी। मनोज का पूरा शरीर अब पसीने से नहा उठा था। सांसें बहुत तेज चल रही थी। बाहर कुत्ता रो रहा था। घड़ी की सुई उल्टी घूम रही थी। तभी अचानक से सब कुछ शांत हो गया, मानो वो मनहूसियत अब खत्म हो चुकी हो। मनोज ने चैन की सांस ली। अब उसका शरीर फिर से हल्का हो चुका था। कमरे में फैली वो सड़ी सी बदबू भी जा चुकी थी। उसने भगवान का शुक्रिया किया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, ये सब आखिर क्या था? शायद मैं कुछ ज्यादा ही डर गया था। चलो अब सब कुछ ठीक है। पर तभी फिर से कमरे में वो गंदी बदबू फैलने लगी थी। जानवरों का रोना फिर से शुरू हो चुका था। अब मनोज को ऐसा लगा जैसे कि उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया हो और धीरे धीरे उसका शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं कोई डरावना सपना देख रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरा शरीर हवा में ऊपर उठ रहा है? शायद यह मेरा वहम होगा। और वो नीचे देखने लगा, पर अगले ही पल उसे जोर का झटका लगा, क्योंकि वास्तव में उसका शरीर हवा में ऊपर उठा हुआ था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। शरीर पसीने से सराबोर हो चुका था। अब मनोज का शरीर जमीन से 10 फीट ऊपर लटका हुआ था। मनोज को अब अपनी मौत निश्चित लगने लगी थी। तभी उसे अपने सामने एक धुंधली परछाई सी दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सड़ चुका हो। नाखून बहुत बड़े बड़े तथा पैर के पंजे पीछे मुड़े हुए थे। उस साये ने अपना हाथ उठाया और मनोज के हाथ पैर भी मुड़ने लगे। मनोज की दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वह छटपटाने लगा था। उसकी जीभ बाहर लटक चुकी थी। अंततः उसकी गर्दन भी एक तरफ मुड़ गई, और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। सुबह के 10 बजे भरतपुर पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी फिर से बज उठी थी। फोन इंस्पेक्टर शेर सिंह ने ही उठाया। उधर से आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब आप जल्दी आइए, मेरे बेटे की मौत हो चुकी है। उस आदमी ने रोते हुए अपना पता नोट करवाया। जल्द ही शेर सिंह अपने टीम के साथ उस जगह पहुंच चुका था। अंदर का माहौल एकदम गमगीन था। शेर सिंह जल्दी से उस कमरे में पहुंचा जहां मनोज की लाश पड़ी हुई थी। लाश की हालत देखकर ही शेर सिंह समझ गया कि ये किसी इंसान की हरकत नहीं थी। सब जगह तलाशी लेने के बाद भी वहां कुछ सुराग नहीं मिला। कुछ सुराग हो तब तो मिले। शेर सिंह अब बहुत गुस्से में था और कुछ सोच रहा था। राम सिंह उसके करीब आया और बोला, सर आप क्या सोच रहे हैं? शेर सिंह उठकर खड़ा हो चुका था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। उसने अपना हाथ टेबल पर मारा और फिर उसने गंभीर होते हुए बोला, मैं सोच रहा हूं कि अब ये केस हमारे बस का नहीं है। अब मुझे उसे बुलाना ही पड़ेगा। ये सुनकर राम सिंह चौंक उठा था। उसने शेर सिंह को घूरते हुए पूछा, किसे सर? आप किसकी बात कर रहे हैं? इस बार शेर सिंह के चेहरे पर चमक आ चुकी थी।
उसने रामसिंह की आंखों में देखते हुए कहा। वो जो इस तरह के केस का एक्सपर्ट है, जिससे बुरा काम करने वाले लोग डरते हैं, जो अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलाता है, जिससे बुरी शक्तियां दूर भागती है, लोग उसे यमराज कहते हैं। नाम है उसका डिटेक्टिव सोमदत्त। तो दोस्तों, ये था द नॉवेल अ हॉरर स्टोरी का दूसरा भाग। आपको कैसा लगा जरूर शेयर करें। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। भाग 3। सुनसान सड़क और रात का अंधेरा, ऊपर से तेज बारिश, मानो मौसम किसी मनहूसियत की गवाह बनना चाहती थी। एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। सोनल और लक्ष्मण, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी। सोनल पतली दुबली पर सुंदर नैन नक्श वाली लड़की थी, जबकि लक्ष्मण भी देखने में कम स्मार्ट नहीं था। उसके घुंघराले बाल उसके स्मार्टनेस को और बढ़ाते थे। दोनों रक्षाबंधन पे पहली बार सोनल के भाई साहब के यहाँ गए थे और वहां से अपने घर सुंदरगढ़ लौट रहे थे। वो जल्दी में थे, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और जल्द से जल्द सुंदरगढ़ पहुंचना चाहते थे। पर आगे चलकर दो राहें थी। उनको कोई आइडिया नहीं था कि किस रास्ते पर उन्हें जाना है। तभी उन्हें एक इंसान दिखाई दिया, जो पैदल चल रहा था। उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठा था। वो धीरे धीरे चले जा रहा था। लक्ष्मण ने गाड़ी रोकी और पूछा, भाई साहब, ये सुंदरगढ़ की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? उस बूढ़े इंसान ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर बोला, अपने दमदार आवाज में बोला, बाबू, ये दोनों ही रास्ता सुंदरगढ़ को जात है। ये वाला रास्ता बहुत लंबा हो और ये जंगल वाला रास्ता छोट हो। जल्दी पहुंच जाब। लक्ष्मण ने जंगल वाला रास्ता ले लिया। सोचा जल्दी पहुंच जाएंगे, पर लक्ष्मण ने एक बार पलट कर नहीं देखा, वरना वो देख पाता कि वो इंसान शैतानी मुस्कान के साथ उन लोगों को जाते हुए देख रहा था। लोगों के अनुसार वो जंगल श्रापित था। वहां से गुजरने वाले कितने ही लोग उस रास्ते पर तो गए, पर कभी जंगल से निकल नहीं पाए। उनकी लाश तक नहीं मिलती थी, इसलिए कोई भी इस रास्ते पर नहीं जाते थे। पर शॉर्टकट के चक्कर में आज लक्ष्मण ने वो गलती कर दी थी। वो दोनों उस रास्ते पर बड़े ही जा रहे थे, पर कोई मंजिल नजर नहीं आ रही थी और ऊपर से हो रही तेज बारिश ने माहौल और डरावना बना दिया था। गाड़ी चलाते हुए लगभग 3 घंटे बीत चुके थे, पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सोनल को अब उबासी आ रही थी। लक्ष्मण डार्लिंग, कब खत्म होगा ये मनहूस जंगल? कब से चले जा रहे हैं? मुझे जोरों की भूख लगी है और नींद भी आ रही है। लक्ष्मण भी लगातार गाड़ी चलाकर परेशान हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग बार बार घूमकर उसी जगह पर पहुंच जा रहे हैं। पता नहीं, अभी तक तो शहर को आ जाना चाहिए था। सोनल को भी अब गुस्सा आ रहा था। उसने लक्ष्मण पर गुस्सा करते हुए कहा, पता नहीं तुमने ये रास्ता किस मनहूस घड़ी में लिया था। रात के सफर में जंगल का रास्ता कभी भी सेफ नहीं होता। पर लक्ष्मण ने सोनल की बात को यूं ही मजाक में उड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा स्वीट हॉट, हम जल्द ही इस जंगल से निकल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। टेंशन तो होगी ना जी, आपके बगल में इतनी खूबसूरत और हॉट लड़की बैठी है और आप बस बातें ही किए जा रहे हो। लक्ष्मण ने भी रोमांटिक होते हुए कहा, अच्छा जी, इस डरावने माहौल में भी तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? रुक जाओ, घर पहुंचने दो, फिर बताता हूं। सोनल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रोड को घूरते हुए कहा, पर हम लोग घर पहुंचेंगे कब? तब तक कहीं मैं भूख से ही ना मर जाऊं। सच में मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और कार में जो भी कुछ था सब खत्म हो गया है। सड़क एकदम सुनसान थी और उस रास्ते पर कोई आता जाता भी नहीं था। पर तभी अचानक उनकी कार बंद हो गई। लक्ष्मण ने गुस्से से कहा, हद है यार, अभी इस कार को खराब होना था। लक्ष्मण कार से नीचे उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। सोनल ने कार के अंदर से ही झांकते हुए पूछा, क्या हुआ डियर? ये ठीक तो हो जाएगा ना? कोई मेजर फॉल्ट तो नहीं? लक्ष्मण ने निराश होते हुए कहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। इस वीराने में कोई मैकेनिक भी मिलने से रहा। तभी लक्ष्मण को लगा सड़क के किनारे खड़े बरगद के पेड़ से कोई उन्हें देख रहा है। लक्ष्मण ने टॉर्च की रोशनी उधर मारी, पर वहां कोई नहीं था। सोनल ने भी उस बरगद के पेड़ की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ डियर, तुम टॉर्च की लाइट उधर क्यों मार रहे हो? लक्ष्मण ने उस पेड़ को घूरते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे लगा कि उधर कोई है। फिर लक्ष्मण कार को ठीक करने में लग गया। अचानक भेड़िए की आवाज आने लगी। हाँ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। चमगादड़ और कौवे उड़ने लगे थे। पूरा आसमान काला पड़ गया। अचानक उनकी कार हवा में ऊपर उठने लगी। सोनल अभी भी कार में ही थी। ये दृश्य देखकर सोनल का पूरा शरीर कांपने लगा था। लक्ष्मण, देखो ये क्या हो रहा है, हमारी कार हवा में उड़ रही है। लक्ष्मण ने जब उस कार को हवा में उड़ते हुए देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, सोनल जल्दी कार से उतरो,
जंप सोनल जंप। सोनल कार से नीचे कूद गई। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, क्योंकि कार जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं थी, पर कार धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। दोनों को काटो तो खून नहीं। सोनल ने अपना मुंह फाड़ते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है लक्ष्मण, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी कार हवा में कैसे उड़ रही है, कौन कर रहा है ये सब। लक्ष्मण खुद हैरान था वो सब देखकर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं यहाँ कोई शैतानी साया तो नहीं। सोनल का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ से भाग चलो। पर तभी उन्होंने देखा कि उस कार को बरगद पेड़ के जड़ों ने पकड़ रखा था और पेड़ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। धीरे धीरे कार पेड़ की तरफ खींचा चला जा रहा था। उसके बाद दिखा वह खौफनाक नजारा। पेड़ ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और कार धीरे धीरे उसमें समाने लगी। कुछ ही पलों में कार उस पेड़ के भीतर समा चुकी थी और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। लक्ष्मण और सोनल ये भयानक नजारा देखकर एकदम बुत से बन चुके थे कि तभी क्या हुआ आगे। क्या लक्ष्मण और सोनल बच पाए या बन गए उस शैतान का निवाला। जानने के लिए सुनते रहे द नोवेला हॉरर स्टोरी। भाग 4। लक्ष्मण और सोनल एक ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जिस रास्ते पर उन लोगों की मौत निश्चित थी, क्योंकि वो रास्ता था शापित, जो कई लोगों की जान ली गया था। सोनल और लक्ष्मण भी उस शैतानी वृक्ष के चंगुल में फंस चुके थे। उनकी कार भी उस शैतान ने निगल ली थी। अब बारी थी उन दोनों की। लक्ष्मण और सोनल उस खौफनाक मंजर को देखकर सुन्न पड़ चुके थे। दोनों अपने जगह पर जड़ हो चुके थे। तभी सोनल चीखी, भागो लक्ष्मण भागो, वरना ये राक्षस पेड़ हम लोगों को भी खा जाएगा। इसने तो हमारी कार को साबुत ही निगल लिया। दोनों भागने के लिए मुड़े ही थे कि अचानक उस शैतानी पेड़ की लताओं ने उनके पैरों को जकड़ लिया। लताओं की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उससे छूटना लगभग नामुमकिन था। दोनों भाग ना सके। वो पेड़ दोनों को अपनी तरफ घसीट कर ले जा रहा था। दोनों चीख रहे थे, पर उनकी चीख सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के आंखों में आंसू थे। आखिर कुछ ही दिनों पहले तो उनकी शादी हुई थी और आज उन दोनों के बिछड़ने का समय आ गया था। मन ही मन वो दोनों खुद को कोस रहे थे कि उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना। फिर से एक बार उस शैतान का मुंह खुला। अब लक्ष्मण और सोनल उसका निवाला बनने वाले थे और उन्हें बचाने वाला वहां कोई नहीं था। जल्द ही उस शैतानी रास्ते के वो अगले शिकार बनने वाले थे। तभी एक तलवार लहराता हुआ आया और उस शैतानी पेड़ की लताओं को काटता चला गया। दोनों आजाद हो चुके थे। उस शैतानी पेड़ की खतरनाक चीख उस जंगल में गूंज उठी थी। दोनों ने सिर उठाकर देखा तो एक फरिश्ता अपने बाइक से उतर रहा था। देखने में काफी आकर्षक, 6 फुट की हाइट, उजला रंग, गठीला शरीर, नीली आंखें, आंखों में चश्मा, चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज। लक्ष्मण और सोनल उठकर खड़े हो चुके थे। वे उस फरिश्ते को ही देख रहे थे। उसे देखकर दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। लक्ष्मण ने फरिश्ते की तरफ देखते हुए कहा, आप तो आज हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो ये शैतान पेड़ हमें अपना निवाला बना चुका होता। वैसे आप हैं कौन? उसने अपने आंखों से चश्मा हटाया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम है डिटेक्टिव सोमदत्त। लोग मुझे यमराज भी कहते हैं, क्योंकि मैं इन जैसे शैतानों को नरक भेजता हूं। और आज ये भी नरक में ही जाएगा, क्योंकि इसके जैसे शैतानों के लिए वहां अलग सजा तय है। तभी उस शैतानी पेड़ ने फिर से अपने जड़ों से उन्हें जकड़ना चाहा, पर इस बार सोम उसके सामने आ गया। पेड़ की लताओं ने उसे ही जकड़ लिया था। पेड़ ने अपना बड़ा सा मुंह फिर खोल दिया, पर सोम ने जैसे ही अपने हाथों से उन लताओं को छुआ, मानो पेड़ को 440 वोल्ट का झटका लगा हो। उस शैतानी पेड़ की पकड़ ढीली पड़ती चली गई और सोम उसके पकड़ से आजाद हो गया। फिर उसने अपनी तलवार उठा ली। सोम की ये तलवार बहुत खास थी, जिसका इस्तेमाल वो इस तरह के पावरफुल शैतानों को मारने में करता था। उसने एक बार फिर जड़ को हाथ लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो उस शैतान से संपर्क साध रहा था। कुछ ही देर में दोनों आमने सामने थे, पर वो एक अलग आयाम था, जिसे प्रेत लोग कहते हैं। शैतान का चेहरा बहुत भयानक था, जैसे उसके चेहरे के मांस सज चुके हो और नीचे लटक रहे हो। आधे शरीर पर मांस ही नहीं थे, जो भी थे सज चुके थे। उसकी आंखें एकदम लाल थी। वो पूरी चलता फिरती लाश थी। सोमदत्त ने उस शैतान की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को मार रहे हो? इन मासूम इंसानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शैतान मुस्कुराया, फिर उसने हंसते हुए कहा, तू कौन होता है मेरे बारे में पूछने वाला? मैं इस जंगल पर राज करता हूँ। तेरे जैसा मामूली इंसान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा ये होगा कि तू यहाँ से भाग जा। मुझे इन दोनों का शिकार करने दे। ये सुनकर सोम मुस्कुराया, तेरे जैसे शैतानों को मारने के लिए ही तो मैंने यमराज की शक्ति धारण की है,
ताकि तेरे जैसे भटके हुए आत्माओं को सही जगह पहुंचा सकूं। अब जल्दी से बता कि तू कौन है। इस बार शैतान बोला, मेरा नाम जीवनलाल है। आज से 30 साल पहले मेरी बीवी ने अपने भाई और उसके दोस्तों के साथ मिलकर दौलत के लालच में मेरी हत्या कर दी थी और इसी जगह पर मेरे शरीर को दफना दिया। धीरे धीरे मेरे शरीर पर यह बदगद का पेड़ उगाया। मेरा शरीर इसके जड़ों के साथ नीचे जाता रहा और आज मेरा शरीर कई फुट नीचे चला गया है। मेरी आत्मा इसी पेड़ के साथ जुड़ गई है। चूंकि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। समय के साथ मैं उन सबको गुमराह करके इस रास्ते पर लाता रहा और एक एक करके उन सबको मार दिया। इस प्रकार मैंने अपना बदला उन सबसे ले लिया। सोमदत्त ने अपनी भौहें तानते हुए पूछा, अगर तुमने अपना बदला अपने हत्यारों से ले लिया था तो आज तक दूसरे निर्दोष लोगों को क्यों मारते रहे हो? उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? शैतान कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने डर से भरी आवाज में कहा, उसके कारण जिसने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था। ये सुनकर सोमदत्त ने उसे धमकाते हुए पूछा, किसने तुम्हें निर्दोष लोगों को मारने का आदेश दिया था? कौन है वो? शैतान की आंखें सिकुड़ चुकी थी। उसने लगभग डरते हुए कहा, उनका नाम नहीं लिया जाता। वैसे भी तुमको मैंने बहुत कुछ बता दिया है। अब तुम्हारे मौत का वक्त आ गया है। हाँ हाँ हाँ। द नोवेल अ हॉरर स्टोरी भाग 5। उस शैतान ने बताया कि किस प्रकार उसकी पत्नी और कुछ लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और उसे उसी जंगल में दफना दिया था। उसने अपने सभी हत्यारों को मारकर अपना बदला ले लिया था, पर किसी ने उसे और निर्दोष लोगों को मारने का आदेश दिया था। कौन था वो? अब आगे। शैतान ने एक झटका दिया और वो सोम के पकड़ से छूट गया। दोनों अब वापस इस आयाम में थे। वो शैतानी पेड़ वापस अपने भयानक रूप में आ गया था। उसका बड़ा सा मुंह फिर से खुल गया था। उसकी लताएं अब हवा में लहरा रही थी। वो कितना भयानक दृश्य था। कोई आम इंसान देखे तो हार्ट अटैक से मर जाए। तभी उस शैतानी पेड़ की हंसी उस वातावरण में गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, तुझे क्या लगा तू मुझे मार सकता है? ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक मेरा शरीर सुरक्षित है मैं मुक्त नहीं हो सकता और मेरा शरीर जमीन के अंदर इतनी गहराई तक चला गया है कि कोई उस तक पहुंच ही नहीं सकता। अब तुम लोगों के मरने की बारी है। मैं तुम सबको निगल जाऊंगा। फिर उस शैतान ने अपनी लताओं को चारों तरफ फैला दिया। अब वे हर जगह थीं। उस शैतान की बातें सुनकर लक्ष्मण और सोनल डर से कांपने लगे। उस शैतान ने दोबारा से उन दोनों को अपने लताओं में जकड़ लिया। उनका शरीर हवा में कई फीट ऊपर उठ चुका था। शैतान का बड़ा सा मुंह फिर से खुल चुका था। वो उन दोनों को साबुत निगल जाना चाहता था। अब दोनों उस विशाल मुख के बिल्कुल सामने लटके हुए थे और शैतान उन्हें अपना निवाला बनाने ही वाला था कि तभी सोमदत्त सामने आ गया। तुम जैसे कई शैतानों को मैंने नर्क की आग में पहुंचाया है और तू भी वही जाएगा। तेरा शरीर अगर इस पेड़ के नीचे है तो इसकी जड़ें तेरे शरीर के अंदर ही होंगी और साइंस के अनुसार पेड़ की जड़ें आपस में कनेक्टेड होती है। अगर मैं किसी भी जड़ पर अपने तलवार से वार करूं तो वो सीधे तेरे शरीर को जलाकर राख कर देगी। पर शैतान को इन बातों से क्या मतलब था? वो तो अपने घमंड में चूर था। बस उसे किसी भी प्रकार से उन दोनों को अपना निवाला बनाना था। हाँ हाँ हाँ, तू अपनी तलवार से सिर्फ मेरी जड़ों को काट सकता है, मेरे शरीर को नष्ट नहीं कर सकता। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। पर उस शैतान को क्या पता था कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, इसलिए वह अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। तू मेरी और मेरे तलवार की शक्तियों को नहीं जानता, वरना यूं हंसता नहीं। अब नर्क में जाकर अपने शैतानी भाइयों से पूछ लेना कि सोमदत्त कौन है और शैतान मुझे यमराज भी क्यों कहते हैं। जा तू अब नर्क की आग में जल। और सोमदत्त अपनी तलवार उसके मेन जड़ में घुसा देता है। जल्द ही तलवार की शक्ति उस जड़ तक पहुंच जाती है जो उस शैतान के शरीर में धंसी हुई थी। शैतान का शरीर जल उठता है और निकलती है एक भयानक चीख। उस भयानक चीख से पूरा जंगल दहल उठा था। एक शैतान का अंत हो चुका था, पर अभी तो एक बड़ा शैतान उसके सामने आने वाला था जो इन सभी शैतानों से खतरनाक था। इस प्रकार उस खतरनाक शैतान का अंत हुआ और उस पेड़ को भी उस शैतान से मुक्ति मिल गई थी। लक्ष्मण और सोनल सोम के पास आ चुके थे। लक्ष्मण ने अपने हाथ जोड़कर कहा, आपका जितना धन्यवाद किया जाए कम है। आपने एक फरिश्ते की तरह आकर हमारी रक्षा की और इस हैवान का अंत किया। सोम ने उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़कर कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा काम है, इन जैसे शैतानों को नर्क भेजना। चलिए आप दोनों को शहर तक छोड़ देता हूं। तभी सोनल ने तपाक से पूछा, वैसे आप अचानक यहां कैसे पहुंच गए? सोम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस जंगल के बारे में बहुत लोगों से सुना था कि ये जंगल किस प्रकार लोगों को लील जाता है और उनकी लाश तक नहीं मिलती, बस उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट ही दर्ज होती है।
बस मैं पूरा माजरा समझ गया तो आ गया इस शैतान का खात्मा करने, और आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि मैं सही समय पर पहुंच गया। लक्ष्मण ने गुस्से भरे स्वर में कहा, भगवान करे उस दुष्ट अजनबी का नाश हो, जिसने हमें ये मौत का रास्ता बताया था। उस बदमाश ने कहा था कि ये रास्ता शॉर्टकट है और हमें जल्दी से घर तक पहुंचा देगा, पर यह नहीं बताया कि इस रास्ते पर यह शैतानी पेड़ हमारा इंतजार कर रहा था। सोम मुस्कुराते हुए बोला, कौन अजनबी जिसने आपको ये रास्ता बताया? असल में वो यही शैतान था, जो लोगों को इंसान के भेष में गुमराह करता था। मैं भी यहाँ आते वक्त उससे मिल चुका हूँ। मैं तो उसे देखते ही पहचान गया था कि वो एक शैतान था। अब उसका भी अंत हो गया है। ये जंगल अब श्राप मुक्त है। वो लोग जंगल से निकल रहे थे कि तभी सोमदत्त को एहसास हुआ कि कोई है जो लगातार उन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। और उन लोगों के वहां से निकलते ही जंगल एक भयानक हंसी से गूंज उठी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर तेरा सामना मुझसे होगा। तब देखता हूं तेरी सारी शक्तियां। उस दिन तेरी मौत मेरे ही हाथों होगी और मुक्त हो जाएगा डेविल। पर सोमदत्त शायद उस शैतानी हंसी को सुन नहीं पाया था। फिर सोमदत्त उन दोनों को सुंदरगढ़ में छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे इंस्पेक्टर शेर सिंह का फोन आया था जब वो न्यूयॉर्क गया हुआ था कुछ वैम्पायर से जुड़ी जानकारी लेने। क्या सोमदत्त जान पाएगा उन लगातार हो रही मौत का रहस्य? क्या राज था उन मौत के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए द नॉवेल अ हॉरर स्टोरी ओनली ऑन राज एक्सप्लोरर। भाग 6। जब डिटेक्टिव सोमदत्त वैम्पायर से जुड़ी कुछ जानकारी लेने न्यूयॉर्क गया तभी उसे इंस्पेक्टर शेर सिंह का कॉल आया था। उसने भरतपुर में हो रही मौती के बारे में उसे बताया था। शेर सिंह ने बताया कि ये केस पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही है, इसलिए वो जल्दी आए। जल्द ही सोमदत्त भारत वापस आ जाता है, जहां उसका सामना एक ऐसे शैतान से हुआ जो एक पेड़ के रूप में कई इंसानों की जान ले चुका था। जिसे खत्म करने के बाद सोमदत्त को इंस्पेक्टर शेर सिंह से मिलना था, पर रात ज्यादा होने और थकान के कारण सोमदत्त ने सुबह उनसे मिलना तय किया था। सुबह उठकर जल्द ही वो इंस्पेक्टर शेर सिंह से मिलने के लिए निकल गया था, पर रास्ते में उसे लगने लगा कि वो एक ही रास्ते पे चले जा रहा है, पर आगे ही नहीं बढ़ रहा है। बार बार आसपास के लोकेशन रिपीट हो रहे हैं। उसे आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं घूम फिर के उसी जगह पर कैसे आ जा रहा ऐसा लग रहा है, जैसे मैं एक ही जगह पर घूम रहा हूं। ये कैसा अजूबा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी अचानक उसकी बाइक बंद पड़ गई। वो नीचे उतरा और देखा कि आसमान में लाखों काले कौए उड़ रहे थे, जिनकी आंखें रक्त सी लाल थी। ये आसमान में अचानक से इतने कौए कहां से आ गए? कहीं ये मेरे आंखों का धोखा तो नहीं? उन कौओं की संख्या काफी ज्यादा लग रही थी, और उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई साधारण कौए नहीं है, बल्कि शैतानी कौए हैं। पर तभी अचानक से वो कौए उस पर हमला करने लगते हैं। इतने सारे कौओं के एक साथ अटैक करने से सोम अपने आप को जैसे तैसे बचाता है। सोमदत्त हाफ रहा था। बड़ी मुश्किल से वो उन शैतानी कौओं से बच पाया था। ऐसे खतरनाक कौए मैंने जीवन में नहीं देखे, पर अचानक से वो कहाँ गायब हो गए? सोम आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान का रंग एकदम से काला हो चुका था, मानो किसी बहुत बड़े तूफान का संकेत दे रहा हो। आज तो लगता है कयामत ही आने वाली है। आसमान का ऐसा रंग शुभ तो कभी नहीं हो सकता। शायद मुझे किसी सुरक्षित जगह की ओट में जाना चाहिए। वो सोच ही रहा था कि तभी जोर की आंधी चलने लगी थी। उस तूफान की गति इतनी ज्यादा थी कि सोम के पैर उखड़ने लग गए और वो हवा में उड़ने लगा। तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। सोमदत्त हवा में लटका हुआ था कि तभी आसमान में एक विशाल सा साया नजर आया, जो बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। वो सोमदत्त से कुछ कह रहा था, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर तभी अचानक सोम के गले को पेड़ की लताएं जकड़ने लगी। उसका दम घुटने लगा था। वो अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसकी सांसें रुकने लगी और उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि उसकी मौत नजदीक ही है। पर तभी उसकी तलवार उसके हाथ में आ गई, जिससे उसने उन लताओं को काट डाला और खुद जमीन पर आ गिरा, धड़ाम। तभी उसकी आंखें खुल गई और वो बिस्तर पर उठ बैठा। वो पसीना पसीना हो चुका था। वो हाफ रहा था। उसके दिल की धड़कन अब भी तेज चल रही थी। पहले उसने खुद को ऊपर से नीचे तक छूकर देखा। अरे, ये तो एक सपना मात्र था। भगवान का शुक्र है कि यह हकीकत नहीं था। पर उसके गर्दन में अब भी दर्द हो रहा था, ठीक उसी जगह पर जहां पेड़ की लताओं ने कुछ समय पहले सपने में जकड़ा हुआ था। क्या था वो सपना या हकीकत? सोमदत्त सोच में डूबा हुआ था। या ये कोई चेतावनी थी? सोमदत्त अब इंस्पेक्टर शेर सिंह के घर पर था, जहां शेर सिंह उसे पिछले दिनों घटी घटनाओं के विषय में बता रहा था, जिसे सुनकर सोमदत्त समझ गया कि ये सब कोई मामूली घटना नहीं है,
बल्कि इसके पीछे किसी खतरनाक शैतान का हाथ है। शेर सिंह अब भी परेशान नजर आ रहा था। ये है पूरी कहानी, अब तू ही संभाल इस केस की। वैसे भी पुलिस डिपार्टमेंट की काफी फजीहत हो चुकी है इस केस के चलते। तो सब सुनकर सोम भी काफी परेशान नजर आ रहा था, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी माय फ्रेंड, ये केस जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। बस मुझे इस केस की सारी डिटेल चाहिए और वो जो लास्ट मौत हुई है उस जगह पर मुझे ले चल। शेर सिंह उसके गले लगते हुए बोला, मुझे पूरा यकीन था कि तू जरूर हमारी मदद करेगा। ठीक है, मैं सारे अरेंजमेंट करा देता हूँ और कल ही उस जगह पर चलते हैं। फिर सोमदत्त घर लौट आया। शाम तक सारे डिटेल उसके पास पहुंच चुके थे, जिसे पढ़कर वो एकदम से सीरियस हो चुका था और किसी सोच में डूब चुका था। दूसरे दिन शेर सिंह उसे लेकर उस जगह पर पहुंच चुका था जहां मनोज की मौत हुई थी। सोमदत्त पूरे घर में घूमा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां मृनोज की मौत हुई थी। वो उस कमरे का मुआयना कर ही रहा था कि अचानक उसे वो नॉवेल नजर आ गई जिसे मनोज पढ़ रहा था। सोमदत्त ने उस नॉवेल को अपने हाथ में उठा लिया। वो उस नॉवेल को देखकर ही समझ गया था कि सारे फसाद की जड़ वो नॉवेल ही है। उसने भी पहला पन्ना खोल ही दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। पार्ट 7 पर उस नॉवेल में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये लगे कि इसी नॉवेल की वजह से मनोज की मौत हुई थी। उसमें लिखे सभी हॉरर कहानियां डरावनी तो थी, पर इतनी भी डरावनी नहीं थी कि किसी की जान चली जाए। शेर सिंह, क्या ये वही नॉवेल है जिसे मनोज पढ़ रहा था? शेर सिंह ने उस नॉवेल को हाथ में लेते हुए कहा, हाँ, पर इस नॉवेल का इस मौत से क्या लेना देना है? सोम मुस्कुराया, पर बोला कुछ नहीं, बल्कि वह उस कमरे से बाहर आ गया, पर उसके हाथ में वो नॉवेल अब भी थी। फिर सोमदत्त ने पूरे घर का मुआयना किया। पूरे घर का मुआयना करने के बाद सोमदत्त इंस्पेक्टर शेर सिंह से बोला, इस घर में कुछ तो ऐसा हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। मुझे किसी बड़े खतरे की बू आ रही है। चलो, मुझे जितना कुछ देखना था मैंने देख लिया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर मैं यह नॉवेल अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। शेर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम इसे ले जा सकते हो। बस किसी तरह ये केस सॉल्व कर दे मेरे यार, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तुझे अगर इस केस से रिलेटेड कोई दूसरे एविडेंस चाहिए तो मुझे बताना, मैं अरेंज कर दूंगा। सोमदत्त कुछ सोच रहा था, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तो मुझे यह नॉवेल चाहिए। बाकी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा। वैसे तेरा सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि मैं इस जगह पर किसी न किसी शक्ति की उपस्थिति महसूस कर पा रहा हूं। हो ना हो उस रात यहां कोई खतरनाक शक्ति मौजूद थी। बस अब हमें उसके बारे में पता लगाना है। पितृ दोनों वहां से बाहर आ गए। बाहर आकर सोम बोला, मैं एक बार इस केस से रिलेटेड सारे एविडेंस देख लेता हूं, उसके बाद ही मैं किसी नतीजे पे पहुंचूंगा। तब तक तू जाकर रिलैक्स कर। सोम वापस लौट चुका था, पर शेर सिंह का चेहरा उतरा हुआ था। अगर जल्द से जल्द ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो मेरी नौकरी पर खतरा सकता है, इसलिए मैं रिलैक्स कैसे कर सकता हूं? रात को सोमदत्त मृतक के फोटोग्राफ्स को देख रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थी, जबकि चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। क्या कोई शैतान इस तरह भी किसी इंसान को मार सकता है? कितना दरिंदा का था वह शैतान! क्या उसे इस बच्चे पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई होगी, जो उसने इसे इतनी बेरहमी से मारा है? जो भी हो, ये कोई मामूली शैतान नहीं है। मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाना होगा, वरना ये और लोगों की जान भी लेगा। फिर सोमदत्त ने उस नॉवेल को अपने हाथ में लिया और उसके पन्ने पलटता चला गया, जिसमें पहली स्टोरी थी, मौत की हवेली। सोमदत्त स्टोरी को पढ़ना शुरू किया कि तभी उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगी थी, पर सोम ने पढ़ना जारी रखा। ये कहानी रामगढ़ के उस हवेली के बारे में है जो श्रापित थी। उसमें जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा लौटकर वापस नहीं आता था। यह हवेली जंगल के बीचों बीच स्थित थी। इसके राजा राजमोहन थे। वो एक खूंखार राजा थे। उन्हें अपने खजाने से बहुत प्यार था। अपने खजाने की सुरक्षा के लिए उन्होंने खूंखार जानवर और सिपाही तैनात किए हुए थे। वो जो भी युद्ध जीत जाते उसके जीते हुए सोने, चांदी और दूसरे आभूषणों को अपने खजाने में शामिल करते जात, या इस प्रकार उनके पास एक विशाल खजाना जमा हो गया था। कहते हैं कि वह खजाना इतना ज्यादा था कि पूरा एक कमरा भर सकता था, पर उस खजाने को कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया। राजा की मृत्यु के बाद भी वह खजाना आज भी उस हवेली में सुरक्षित है। उसकी सुरक्षा आज भी खतरनाक जानवर और राजा के सिपाही करते हैं। अगर कोई उस खजाने को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वह जिंदा वापस नहीं लौटता। कई लोगों ने उस खजाने को प्राप्त करने की कोशिश की थी, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया था, बल्कि वह दोबारा लौटकर वापस नहीं आया।
इसलिए उसे श्रापित खजाने के नाम से भी जानते हैं। सोमदत्त इस कहानी को इतना ही पढ़ पाया था कि अचानक उस कमरे की लाइट चली गई। चारों तरफ घुप्पा अंधेरा छा गया। कुछ समय बाद ही लाइट वापस आ चुकी थी, पर अब सामने का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। सोमदत्त ने अपने आप को उसी हवेली में पाया। उसे देखकर वो चौंक उठा था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो वह अपने कमरे में बैठकर उस नावेल को पढ़ रहा था। फिर अचानक वो यहाँ कैसे आ गया? क्या ये हकीकत था, या फिर से वो सपना देख रहा था? ऐसा क्यों हो रहा था? सोमदत्त ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, पर तो क्या सोमदत्त फिर से सपना देख रहा था, या ये हकीकत था? जानने के लिए पढ़ते रहे द नावेल अ हॉरर स्टोरी। अगला भाग जल्द ही।